स्टूडेंट्स, आज चैप्टर नंबर 19 कल जो मैंने ये स्टार्ट करवाया था, इसके जो टॉपिक्स आपको मैंने करवाए थे उसमें हमने अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशंस की प्रॉपर्टीज को हमने स्टडी किया था। आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसके बारे में जो एमसीक्यूज आपके पास अक्सर आते रहते हैं जिनसे रिलेटेड, तो ये बात आपको बता देना चाहता हूं कि आज जिस टॉपिक को हम स्टडी करने वाले हैं इसे डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो आइसोटॉप्स या डीके ऑफ रेडियो आइसोटॉप्स कहते हैं। कि अगर कोई रेडियो आइसोटॉप्स या रेडियो एक्टिव एलिमेंट जब डीके होता है तो उस वक्त उसमें से अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशन, ये रेडिएशन रिलीज होती है। अब जब ये रेडिएशन रिलीज होती है तो फिर क्या इफेक्ट आता है पेरेंट एटम के अंदर और डॉटर एटम के अंदर। आपके सामने यहाँ लफ्ज मैंने पेरेंट और डॉटर वर्ड यूज किया है। पेरेंट एटम उसे कहते हैं जो डीके होने से पहले का जो एलिमेंट होता है। जब वो डीके हो जाता है तो उसके बाद आपको डॉटर एटम या डॉटर न्यूक्लियस मिलता है। तो इस हिसाब से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब कभी भी अल्फा डीके होगा, अल्फा डीके जब भी होता है तो याद रखना कि एक्स कोई भी हमारे पास पेरेंट एटम है जिसका एटॉमिक नंबर ए है और एटॉमिक नंबर जेड है। ये कन्वर्ट होता है दूसरे एलिमेंट के अंदर। सपोज करो एक्स या वाई आपके पास दूसरे एलिमेंट के अंदर, इसका एटॉमिक मास मतलब कि उस एलिमेंट में से 4 एटॉमिक मास 4 टाइम्स डिक्रीज होगा और आपके पास एटॉमिक नंबर में जो कमी आएगी वो 2 के हिसाब से आएगी। इस हिसाब से जो इसमें से अल्फा पार्टिकल निकलेगा उसे हम He⁴ and 2 लिखेंगे। इसका मकसद है कि इसमें एटॉमिक मास डिक्रीज बाय आपके पास एटॉमिक मास या दूसरे लफ्जों में मास नंबर decrease by 4 एंड एटॉमिक नंबर कहो या चार्ज नंबर कहो, एटॉमिक नंबर कहो या फिर चार्ज नंबर कहो, आपके पास ये दोनों के दोनों डिक्रीज होते हैं। चार्ज नंबर आपके पास एमसीक्यूज में यही चीजें पूछी जाएगी कि जब अल्फा डीके होता है तो एटॉमिक मास में कितनी कमी आती है और एटॉमिक नंबर में कितनी कमी आती है। तो ये चीज याद रखना कि एटॉमिक नंबर आपके पास चार्ज नंबर डिक्रीज बाय 2। ये 2 पॉइंट्स आप अपने माइंड में रखना कि जब भी अल्फा डीके होता है तो आपके पास कौन कौन सी कंडीशन होती है। अब आपके पास बात करते हैं बीटा डीके के बारे में। बीटा डीके आप जब भी स्टडी करेंगे तो बीटा डीके के अंदर क्या होता है कि इस कंडीशन में बीटा डीके कुछ 2 तरह से होते हैं। एक को कहते हैं बीटा पॉजिटिव और दूसरे को हम कहते हैं बीटा नेगेटिव। बीटा पॉजिटिव और बीटा नेगेटिव। एक चीज इसमें आपने याद रखना है कि बीटा डीके जब भी होगा एटॉमिक मास आपके पास ऑलवेज कांस्टेंट। इसका मतलब है कि कभी भी एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं आएगा, मास नंबर इसका क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब आपको बता देना चाहता हूं पॉजिटिव बीटा डीके क्या होता है और नेगेटिव बीटा डीके क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको नेगेटिव बीटा डीके के बारे में बता देना चाहता हूं कि इसमें होता क्या है। आप लोगों को समझाने के लिए तरीका बता देना चाहता हूं कि से सपोज आपके पास ये एक एलिमेंट है जिसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। आप इस एलिमेंट को लिखोगे, इसका एटॉमिक मास, क्योंकि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन सम क्या है 4 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन की तादाद क्या है 2 है। आप इसको तब्दील होते हुए देखेंगे, आपके पास ये जो एलिमेंट है इसके अंदर अब प्रोटॉन की तादाद 2 है, इसमें प्रोटॉन की तादाद अब कितनी हो गई, इससे प्रोटॉन की तादाद कितनी हो गई, पहले थे 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, अब आपके पास 3 प्रोटॉन है और 1 न्यूट्रॉन है। तो आप कहेंगे कि इसमें ऐसा क्या हुआ है कि सर इसमें जो एक न्यूट्रॉन था, आप कहेंगे इसमें एक न्यूट्रॉन था वो ट्रांसफर हो चुका है, वो चेंज हो चुका है किसके अंदर, प्रोटॉन के अंदर। जब ये प्रोटॉन के अंदर चेंज होगा तो याद रखना कि इसका एटॉमिक मास तब भी 4 ही रहेगा, क्योंकि 3 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन, तब भी 4 रहेगा, बट एटॉमिक नंबर 2 से बढ़कर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये चीज याद रखना कि इसमें
जब भी चार्ज नंबर आपको बढ़ता हुआ नजर आए, एक कंडीशन के मुताबिक जब भी चार्ज नंबर बढ़ता हुआ नजर आए और मास नंबर सेम रहे, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर बीटा डीके का प्रोसेस है। और आप लोग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है कि चार्ज नंबर के से अगर इंक्रीज हुआ है, इक्वेशन को बैलेंस करना है, 4 और 4 तो बैलेंस है, अब इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, ये 2 से बढ़कर 3 हुआ है, तो आप यहां पर चार्ज नंबर को कम करने के लिए एक -1 लगाएंगे, जिसे बाद में हम बीटा नेगेटिव, ये चीज याद रखना, क्योंकि ये -1 3 में से 1 माइनस करेंगे, क्योंकि चार्ज नंबर इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज होता है, 3 में से -1 करेंगे तो आपके पास यहाँ 2 बचेगा। तो इस सिचुएशन में हम कहेंगे कि ये जो प्रोसेस है आपके पास ये बीटा नेगेटिव का प्रोसेस है। सिमिलरली अगर मैं x4 और 2 उठाता हूं, आपके पास अगेन 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। इसमें अब ये प्रोसेस इस तरह से होगा कि x4 और ये 1 हो जाता है, x4 और ये 1 हो जाता है, तो इस सिचुएशन में क्या हुआ होगा, अब आप कहेंगे सर इसमें प्रोटॉन 1 हो गया और न्यूट्रॉन आपके पास क्या हो गए, 3 हो गए। इसका मतलब है कि इस सिचुएशन में एक प्रोटॉन किसमें कन्वर्ट हुआ है, न्यूट्रॉन के अंदर। इस सिचुएशन में प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अंदर कन्वर्ट हुआ है, तो आप यहां पर लिखेंगे कि सर इक्वेशन को बैलेंस करना है, तो ये प्लस का 4 है, ये भी 4 है, ये आपके पास 2 है और ये भी आपके पास 1 है। आपको ये सिचुएशन बता देना चाहता हूं कि यहां पर आप E+1 लिखेंगे, जिसे हम पॉजिट्रॉन कहते हैं, और ये बीटा पॉजिटिव कहलाता है। इस सिचुएशन में कोई भी एटॉमिक मास कम नहीं होता, इसमें एटॉमिक मास या मास नंबर में कोई भी चेंज नहीं आता, सिर्फ चेंज क्या आता है कि एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में शिफ्ट हो जाता है और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के नीचे जाता है। ये आपको सिर्फ मालूम होना चाहिए, आप इससे एक अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें से बीटा पॉजिटिव इमिशन हुआ या बीटा नेगेटिव। तो यहां पर मैं अगर बीटा नेगेटिव कह रहा हूं तो ये इलेक्ट्रॉन इमिशन है, इलेक्ट्रॉन इमिशन में आप एक्स ए और जेड आप लिखेंगे और ये कन्वर्ट होगा, ए आपके पास सेम होगा। अब आपके यहाँ बीटा नेगेटिव है तो आपने यहां पर लगाना Z+1, Z+1, और इस हिसाब से यहां पर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इसी तरीके से हम इसको बीटा नेगेटिव का नाम देंगे। सिमिलरली जब आप बात करते हो, यहां पर मैं आपके सामने मेंशन कर देना चाहता हूं कि यहां पर एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट हुआ है प्रोटॉन के अंदर। अगर आप बीटा पॉजिटिव की बात करेंगे, बीटा नेगेटिव की नहीं, बीटा पॉजिटिव की बात करेंगे, तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि आपके पास एक एलिमेंट है, इसका एटॉमिक मास ए है और जेड। इस सिचुएशन में अगर जेड में से -1 हुआ है, जैसे यहां पर आपके पास 2 से क्या हो गया, 1 हो गया, 2 से आपके पास 1 हो चुका है, और अब मैं कहना चाहता हूं ए आपके पास है, फिर यहां से एक इलेक्ट्रॉन +1 देंगे, क्योंकि -1 और +1 कैंसिल होगा, तो ये आपके पास बीटा पॉजिटिव की सिचुएशन आ जाएगी। इस दौरान हम कहेंगे कि यहां पर जो कन्वर्जन हुई है, एक प्रोटॉन किसमें शिफ्ट हुआ है, न्यूट्रॉन के अंदर। तो ये सिचुएशन याद रखना कि बीटा पॉजिटिव और बीटा नेगेटिव आपके पास किस तरह से क्रिएट होता है, या किस तरह से ये सिचुएशन हमारे सामने बनती है। तो ये दो सिचुएशन है आपके सामने। आप इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल है, आप जैसे कि आप जानते हैं कि कार्बन 14 ये आपके पास 6 नाइट्रोजन 14 के अंदर कन्वर्ट होता है। अब आप कहेंगे कार्बन तो 12 होता है, स्टूडेंट ये कार्बन आइसोटॉप्स की बात होगी, कार्बन के एक आइसोटॉप्स की बात हो रही है। कार्बन 14 एक आइसोटॉप्स होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रोजन 14 के अंदर, और आप यहां पर ऑब्जर्व करेंगे कि ये 6 से 7 हो गया। अगर आपके सामने और क्वेश्चन मार्क्स आगे लगा देंगे कि बीटा पॉजिटिव हुआ या बीटा नेगेटिव हुआ है, आपके सामने ये कार्बन 14 है, तब्दील हो गया नाइट्रोजन 14 के अंदर, और आगे लिख दिए क्वेश्चन मार्क्स। अब सवाल यहां पर यह आता है कि बताओ कि इस जगह पर बीटा नेगेटिव आया होगा, बीटा पॉजिटिव आया होगा, प्रोटॉन निकला है या न्यूट्रॉन निकला है, वो आपने खुद डिसाइड करना है। अब आप कैसे डिसाइड करेंगे, पहली कंडीशन क्या है, आपके पास 14 और 14 एटॉमिक मास तो सेम है, एटॉमिक मास तो सेम है, और ये 6 से कन्वर्ट होकर 7 हुआ है, 6 से कन्वर्ट होकर 7 हुआ है, तो इसका मतलब है कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब प्रोटॉन बढ़ा है, प्रोटॉन बढ़ा है, तो इसका मतलब है न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो गया प्रोटॉन के अंदर। तो आप कहेंगे सर यहां पर जो भी पार्टिकल आएगा वो आपके पास बीटा नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव का 1 का मतलब है कि 7 में से 1 माइनस करेंगे तो तब आपके पास क्या बन जाएगा, 6। इक्वेशन बैलेंस करना लाजमी है, क्योंकि ये -1 बीटा नेगेटिव को शो करता है। तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है बीटा डीके की।
अब आप गामा डीके की बात करेंगे तो गामा डीके बेसिकली अगर हम ये देखें, गामा डीके के अंदर बोथ एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर आर रिमेन सेम। इस कंडीशन में ना एटॉमिक मास के अंदर कोई चेंज आता है, ना एटॉमिक नंबर में कोई चेंज आता है, आपके पास दोनों दोनों सेम रहते हैं। सिर्फ इस कंडीशन में अगर बीटा नेगेटिव आ रहा है तो चार्ज नंबर इंक्रीज होगा, और बीटा पॉजिटिव है तो चार्ज नंबर डिक्रीज होगा। ये आपने खुद सिचुएशन बनानी है, क्योंकि ये चार्ज नंबर बीटा नेगेटिव का मतलब है चार्ज नंबर कम करना है, तो उधर आपका चार्ज नंबर क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर बीटा पॉजिटिव इमिशन हो रही है तो समझ लो कि चार्ज नंबर क्या होगा, कम होगा। बाकी एटॉमिक मास दोनों में क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब बात करते हैं इसमें गामा डीके के लिए, तो गामा डीके में आपके पास एक्स ए और जेड ये कन्वर्ट होगा अगेन एक्स ए और जेड के अंदर। ये बात आपको बता दूं। अब आप कहेंगे सर ये कैसी सिचुएशन है, स्टूडेंट यहां पर एक साइन, ये स्टेरिक की साइन लगी हुई होगी। स्टेरिक ये जाहिर कर रहा है, याद रखना, स्टेरिक जाहिर कर रहा है कि न्यूक्लियस क्या है, ये स्टेरिक जाहिर कर रहा है एक्साइटेड न्यूक्लियस, ये जाहिर कर रहा है एक्साइटेड न्यूक्लियस। तो बताओ ये एक्साइटेड न्यूक्लियस है और ये डी एक्साइड होगा, तब आपके पास कौन सी रे निकलेगी, गामा रे निकलेगी। ये कंडीशन याद रखना कि आपके पास इस सिचुएशन में ये एक्साइटेड न्यूक्लियस बता रहा है, न्यूक्लियस अभी एक्साइटेड स्टेट के अंदर है। इसकी एग्जांपल आपको जो टेस्ट के दौरान मिल सकती है, एक एलिमेंट है जिसका नाम है कोबाल्ट 60। ये पॉइंट मैं आपको बता दूं कि कोबाल्ट 60 जो है ये आपके पास गामा डीके या गामा सोर्स है, सोर्स ऑफ गामा रेडिएशन में से गामा इसमें से प्रोड्यूस होती है। कोबाल्ट 60 आफ्टर द रिएक्शन कोबाल्ट 60 में ही कन्वर्ट होता है, बट उसमें से कौन सी रे निकलती है, दैट इज इक्वल टू गामा रे। ये पॉइंट आपको बता दूं कि कोबाल्ट 60 कन्वर्ट होता है कोबाल्ट 60 के अंदर, फिर इसके अंदर से कौन सी रे निकलती है, गामा रे। इस दौरान क्योंकि गामा एक्साइटेड जब न्यूक्लियस वापस डी एक्साइड होता है तो रेडिएशन बाहर निकलता है, किस फॉर्म के अंदर, गामा की फॉर्म में। तो ये आपके पास रेडियो एक्टिव डीके के जो प्रोसेस है, इसकी भी एग्जांपल मुझे पता है, थोड़ा सा उसका एटॉमिक नंबर में फर्क आ रहा है। उसमें रेडियम को कन्वर्ट किया जाता है रेडॉन के अंदर, और उसमें से आपके पास अल्फा रेस निकलती है, बट रेडियम और रेडॉन के एटॉमिक नंबर थोड़े से मुझे याद नहीं, इसलिए मैं एक बार आपको बता रहा हूं। अब जो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है जिसे हम नाम देते हैं लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। ये आपके पास टॉपिक है लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। इस टॉपिक के मुताबिक अगर कोई एलिमेंट डीके करता है तो उसमें जो डीके का जो रेट है वो किस तरह से डीके करता है और उसकी क्या कंडीशन है, इससे बताया जाता है रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन या रेट ऑफ डीके is directly proportional to number of nucleon present in a parent atom। parent atom यहां पर मैं माइनस साइन या इंडिकेट कर रहा हूं क्योंकि ये डिक्रीजिंग प्रोसेस है। रेट ऑफ डीके को हम लिखते हैं डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस के एन के। ये नेगेटिव साइन ये जाहिर कर रहा है कि आपके पास ये अमल इंक्रीजिंग नहीं है, डिक्रीजिंग है, क्योंकि जब भी रेडिएशन निकलती है तो याद रखना न्यूक्लियस में से 2 प्रोटॉन या 2 न्यूट्रॉन में से कमी होती है। ये बात आपको बता देना चाहता हूं कि आपके पास नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है डिक्रीजिंग प्रोसेस को। जब आप इसको रिमूव कर देंगे यहां से तो आपके पास एक कांस्टेंट आता है जिसे हम लैम्डा कहते हैं। ये लैम्डा आपके पास ये कह सकते हैं where lambda is called डीके कांस्टेंट, या इसे दूसरे लफ्जों में कहते हैं डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट।
ये डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट भी हम इसे कह सकते हैं। डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, इसका एसआई यूनिट सेकंड इनवर्स होता है। ये पॉइंट मैं आपको बता दूं, इसका एसआई यूनिट सेकंड इनवर्स होता है। और जब आप इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हो बाय यूजिंग इंटीग्रेशन, मैथमेटिक्स में हम इसमें इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं, तो ये जो इक्वेशन आपके सामने बन जाती है, इस इक्वेशन कहते हैं n अपॉन n नॉट e पावर माइनस लैम्डा टी। ये e पावर माइनस लैम्डा टी इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद मिलता है। अब ये जाहिर कर रहा है कि ये n और n नॉट ये चीज क्या है, आपके पास एक ग्राफ बनाया जाता है। इस ग्राफ में n जो डॉटर न्यूक्लियस को जाहिर कर रहा है, n नॉट ये पेरेंट एटम है। एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इनिशियली अमाउंट, अगर इसमें देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये इनिशियल अमाउंट है 16। जब आपके पास टाइम पीरियड क्या होता है, अगर देखा जाए तो 0 होता है। कहने के मुताबिक अगर ये अमाउंट डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि e पावर माइनस लैम्डा टी का मकसद है कि इसमें डिक्रीज आएगा, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज। ये अमाउंट डिक्रीज हो रहा है और ये डिक्रीजिंग कौन सा है, एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग कर्व कहलाता है। आपसे पूछेंगे कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन के अंदर जो डिक्रीज आता है वो कौन सा डिक्रीज होता है, आप कह सकते हैं इसमें एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग कर्व। कहा जाता है कि जब आपका जो एक्चुअल अमाउंट है कम होकर 16 से कम होकर कितना रह जाए, 1 2, आप इसे यूं कह सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर ये 8 हो जाए, इसका मकसद है कि एक्चुअल अमाउंट का 50% आपके पास डीके हो जाए। तो याद रखना, जितना अमाउंट रह जाएगा, जितना अमाउंट वापस रह जाएगा उस ड्यूरेशन को, क्योंकि नीचे वाला जो एक्सिस है वो बेसिकली टाइम को जाहिर करता है, टाइम टी, टाइम को जाहिर करता है, और ऊपर वाला नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन जो बचेंगे एन, उसको जाहिर करता है। आप ये कह सकते हो इस सिचुएशन के मुताबिक जो टोटल अमाउंट 16 है, 16 से कम होकर कितना हो गया, 8। इस ड्यूरेशन को आप नाम देते हो, दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ। ये पॉइंट याद रखना, हाफ लाइफ किसे कहते हैं। हाफ लाइफ की डेफिनेशन आपसे पूछेंगे कि अगर कोई भी पेरेंट एटम डिक्रीज होकर, उसके नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन जब डीके होते हैं और वो डीके होकर अगर 50% रह जाए, तो जो ड्यूरेशन लगा होगा उसे हम नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का मतलब क्या है कि अगर आप पानी की बोतल फुल लेकर आते हो और अगर किसी वजह से, लीकेज की वजह से, वहां पर कोई छोटा सा सुराख है, वहां लीकेज की वजह से पानी निकलते 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 जितने टाइम में वो आधा रहा है, उस ड्यूरेशन को दैट इज कहेंगे हाफ लाइफ देंगे। हाफ लाइफ का मकसद है कि जितना अमाउंट रिमेनिंग रह गया है, 50% अगर अमाउंट रिमेनिंग रह गया है, तो जितना टाइम लगा होगा 50% तक पहुंचने के लिए, उसे हम हाफ लाइफ कहते हैं। और ये बात आपको बता देना चाहता हूं कि अगर यही अमाउंट फिर से, यही अमाउंट आपके पास फिर से और कम हो जाए, और कम हो जाए, तो अब आप कहेंगे कितना कम हो जाएगा, ये अमाउंट अब 1 2 3 4। अब आप कहेंगे सर पहले अमाउंट क्या था, आपके पास ज्यादा, अब अमाउंट और कम हो गया, अब कितना रह गया, 4। 4 जब अमाउंट रह जाएगा तो इसे हम नाम देंगे, दैट इज कॉल्ड सेकेंड हाफ लाइफ। सेकेंड हाफ लाइफ, इसमें आपके पास अमाउंट हाफ हुआ है, अब हाफ अभी हाफ करेंगे तो ये एन नॉट अपॉन 4 हो जाएगा। सेम इसी तरीके से और अमाउंट अगर ये कम होना शुरू होता है, तो याद रखना कि अब ये अमाउंट 4 से कम होकर कितना हो जाएगा, अगेन ये 2 हो जाएगा। इस वाले टाइम ड्यूरेशन को हम कहेंगे दैट इज कॉल्ड, अब इसमें एन नॉट अपॉन 4, इसमें एन नॉट अपॉन 8 हो जाएगा, और इस वाले ड्यूरेशन को हम नाम देंगे दैट इज कॉल्ड थर्ड हाफ लाइफ। तो आपको बता देना चाहता हूं कि ये रेडियो एक्टिव प्रोसेस इनिशियली बहुत फास्ट होता है, क्योंकि ये कर्व तेजी से नीचे आ रहा है, एंड देन जब और सेकेंड हाफ लाइफ की तरफ आते हैं तो ये कर्व थोड़ा सा इस तरह से हो जाता है कि अब इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, एंड देन और कमी होगी तो और नेक्स्ट हाफ लाइफ तक ये काफी टाइम लगेगा, और ये प्रोसेस चलते 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 ये हमेशा इनफाइनाइट तक चलेगा।
तो हम कह सकते हैं कि ये प्रोसेस कुछ पल का नहीं होता, ये प्रोसेस जो डीके प्रोसेस है ये कम से कम इनफाइनाइट टाइम तक ही चलता ही रहता है। आपके पास ये एलिमेंट कम होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, इस तरह से। तो आप एक चीज याद रखना, जो जितने भी स्टूडेंट बैठे हुए हैं, अगर आप n की वैल्यू निकालना चाहते हो, इस फार्मूले में n की वैल्यू, ये एक आपके पास फार्मूला है जो प्रॉब्लम्स के अंदर यूज होगा, जिसे आपने ई एन अपॉन एन नॉट लिखा, जिसे रिलेटिव एक्टिविटी कहते हैं। ये बराबर है आपके पास फार्मूला, अगर यहां पर देखें, 1/2 पावर n के। ये पॉइंट मैं आपको बता दूं, अगर n फर्स्ट हाफ लाइफ है, n की वैल्यू 1 रखोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा ये वाली कंडीशन। इस n नॉट को यहां पर मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वेशन बन जाएगी n नॉट पावर 2 पावर n। n बराबर है n नॉट अपॉन 2 पावर n। और अगर नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालना चाहते हो, नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालना चाहते हो, तो टोटल टाइम को डिवाइड कर दो हाफ लाइफ ऑफ एन एलिमेंट। ये आपके पास एंटी टेस्ट में इससे रिलेटेड काफी सारी प्रॉब्लम आती है। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको एमसीक्यूज करना है एक्टिविटी से रिलेटेड तो इसके न्यूमेरिकल काफी आते हैं। अब इसका एक न्यूमेरिकल या एक एमसीक्यूज मैं आपके सामने यहां पर बता रहा हूं, आप इसे कैसे कर सकते हैं। इसका एमसीक्यूज, radioisotopes of mass 120 gram has half life 2 days. How much amount left after 6 days? आपको पता है एक रेडियो आइसोटोप से जिसका जो टोटल अमाउंट दिया जा रहा है इनिशियली 120 ग्राम दिया जा रहा है, 120 ग्राम। और कहा जा रहा है कि इसकी जो हाफ लाइफ है, इसकी जो हाफ लाइफ है वो आपके पास कितने दिन की है, 2 दिन तक। ये 2 दिन में अपने अमाउंट को आधा कर लेता है। तो बताओ कितना अमाउंट रहेगा 6 दिन बाद, 6 दिन के बाद कितना अमाउंट रहेगा। अगर आप इसका जो अमाउंट निकालना चाहते हैं कि 6 दिन बाद कितना अमाउंट रहेगा, इस अमाउंट को हम कह सकते हैं कि आपके पास अगर देखा जाए तो ये 60 ग्राम रहेगा, या फिर आपके पास ये 30 ग्राम रहेगा, और अगर ये देखा जाए तो आपके पास या फिर ये 15 ग्राम रहेगा, या फिर आपके पास अगर देखा जाए तो ये आपके पास 7.5 ग्राम रहेगा। ये इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल है जिसमें बताया गया है कि इसमें कितना अमाउंट रहेगा। ये न्यूमेरिकल बहुत आपके पास टेस्ट में आती रहती है, चाहे इंजीनियरिंग वाले हो या मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हो, इस तरह के न्यूमेरिकल हाफ लाइफ से रिलेटेड बहुत आते हैं। तो अगर आप इस न्यूमेरिकल को कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है, न्यूमेरिकल मुश्किल नहीं है, इसका तरीका आपको सिखा दिया जाएगा। पहले तो मैं इस फार्मूले से करना सिखा दूंगा और फिर मैं आपको इसका तरीका सिखा दूंगा कि इसे सॉल्व कैसे करते हैं। आप इसे आसानी से कर सकते हैं, ये डिफिकल्ट न्यूमेरिकल नहीं है, पर हाँ कभी कभी इससे रिलेटेड आपके पास इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं इंजीनियरिंग वालों के पास, तो ये बात याद रखना इसे कैसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बता देना चाहता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 2 फार्मूलाज आपके सामने गिवन है, ये 2 फार्मूलाज, ये फार्मूला आपको हेल्प करता है जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालेंगे। नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालने का फार्मूला क्या है, ये वो टाइम है जो आपको टोटल टाइम दिया गया है कितने बाद, कितने दिन बाद, टोटल टाइम कितने दिन के लिए, 6 दिन के लिए। अब आप कहेंगे और ये वो टाइम है जो आपको उस एलिमेंट की हाफ लाइफ दी गई होगी। अगर आप टोटल टाइम 6 दिन का है और हाफ लाइफ स्टूडेंट आपके पास कितनी है, अगर आप इसमें देखेंगे तो ये आपके पास 2 डेज। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3। इसका मतलब है नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी है, 3 हाफ लाइफ आपके पास मौजूद है। अब 3 हाफ लाइफ, पहले स्टेप में आपने नंबर ऑफ हाफ लाइफ कैलकुलेट करनी है। अब दूसरे अमाउंट पे कितना अमाउंट रहेगा, डीके होते हुए कितना अमाउंट रहेगा। आप जब इसमें सेकेंड अमाउंट निकालेंगे, यहां तो मैंने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स लिखे हुए हैं, आप अगर इसको हटाकर इसकी जगह मास भी लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू m नॉट 2 पावर n, 2 पावर n। इसकी कंडीशन क्या है कि अगर मैं m नॉट की वैल्यू 120 रखता हूं और 2 पावर n, इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। नंबर ऑफ हाफ लाइफ आपको कितनी मिली है, 3 हाफ लाइफ। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो 120 2 पे पावर 3 किसके बराबर होता है, 8 के।
8 का अगर आप इसको सॉल्व करें, 2 4 जा, ये हो जाएगा 60। फिर 60 को 4 से डिवाइड करें, 2 2 जा 230, ये पॉइंट मैं आपको बता दूं। और फिर 30 को 2 से डिवाइड करें, तो इससे आप कैंसिल करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 15 ग्राम। तो ये हमारे पास कंडीशन इसे सॉल्व करनी। ये प्रॉब्लम मुश्किल नहीं है, पहले आपको सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ हाफ लाइफ चाहिए जो आप कैलकुलेट कर सकते हो आपके पास। आपने क्या करना है कि जो भी आपको नंबर ऑफ हाफ लाइफ मिले उसे आप 2 से डिवाइड करना शुरू कर दें। तो अब इसको डायरेक्ट सोल्व करने का तरीका क्या है, पहले तो कंडीशन याद रखना। आपने देखना है कि आपको कितने दिन बाद पूछा है कि कितना अमाउंट रहेगा, सर 6 दिन के बाद। अगर वो 6 दिन के बाद पूछ रहा है तो आप मुझे बताओ कि इनिशियल हाफ लाइफ कितनी मिली है, 2 डेज। 6 को 2 से डिवाइड करो, नंबर ऑफ हाफ लाइफ 3 आ गई, 3 आ चुकी है। अब आपके पास जो भी मास गिवन है, टोटल मास जो भी गिवन है, उससे जितनी मर्तबा सर 3 हाफ लाइफ मिली हुई ना, तो आपने क्या करना है कि इसी मास को 3 दफा आपने 2 से डिवाइड करना, 2 से डिवाइड करना, मतलब 3 दफा उसे हाफ करना है। जैसे 120 का हाफ कितना हो जाएगा, 60, ये पहली हाफ लाइफ। 60 का हाफ कितना हो जाएगा, 30, ये दूसरी हाफ लाइफ। 30 का हाफ कितना हो जाएगा, 15, तो आपके पास 15 ग्राम लेफ्ट होगा। आप इसे डायरेक्ट कर सकते हैं, इसे आप किसी फार्मूले के बगैर आप इसे डायरेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ आपको क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ पता चल जाए। अगर मैं कहता हूं सर इसकी अगर 4 हाफ लाइफ होगी तो मेरे पास आंसर क्या होगा, 7.5 ग्राम। अगर वो से पूछे कि सर अगर इसकी 2 हाफ लाइफ क्या होगी, तो 2 हाफ लाइफ अगर निकालनी है, पहली हाफ लाइफ में आपके पास क्या होगा, आप कहेंगे सर 120 का हाफ करेंगे 60, और 60 का हाफ करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 30। तो आप कहेंगे 30 ग्राम इसका मास होगा। तो ये न्यूमेरिकल करना कोई मुश्किल बात नहीं है। इस तरह के न्यूमेरिकल आपके पास मैट्रिक की बुक में भी गिवन है, और कई दफा ऐसे टेस्ट में न्यूमेरिकल्स आती रहती हैं, चाहे मेडिकल वाले हो, इंजीनियरिंग वाले। सिर्फ एक तरीका आपने समझना। मैंने यहां पर भी, अगर इस डायग्राम में देखोगे तो यहां पर भी मैंने यही प्रोसेस किया है। 16 का हाफ किया पहली हाफ लाइफ में, 16 का हाफ किया, क्या हो गया, 8 हो गया। 8 का हाफ किया तो क्या हो गया, 4 हो गया। 4 का हाफ किया तो क्या हो गया, 2 हो गया। तो ये कंडीशन याद रखना कि आपके पास ये इसी तरह से हाफ करते रहेंगे, हाफ लाइफ इंक्रीज होती रहेगी। तो ये हमारे पास गिवन है। अब स्टूडेंट इसमें आपके पास एक डेफिनेशन आती है जिसे हम नाम देते हैं एक्टिविटी। आप लोग ये चीज पूछेंगे कि व्हाट इज एक्टिविटी। एक्टिविटी को हम ए से डिनोट करते हैं, और आपके पास इसका जो फार्मूला है इसे पढ़ते हैं, द रेट ऑफ डीके या द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। रेट ऑफ डीके is called एक्टिविटी। एक्टिविटी को ए से जाहिर करते हैं, एक्टिविटी को ए से जाहिर करते हैं, और ये रेट ऑफ डीके आपके पास डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी लिखा जाता है। ये हमेशा एक्टिविटी नेगेटिव में नहीं होती, एक्टिविटी पॉजिटिव में होती है। तो हम कह सकते हैं इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये आपके पास एक्टिविटी। एक्टिविटी का दूसरा फार्मूला भी है। आप अगर डीके कांस्टेंट को नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से मल्टीप्लाई कर दे तो इसे भी हम एक्टिविटी के फार्मूले के अंदर काउंट करते हैं। ये हमारे पास इस तरह से लिखा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि एक्टिविटी का जो यूनिट होता है, द एस आई यूनिट ऑफ एक्टिविटी इज, इसे हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड बिक्वेरल। एक्टिविटी का जो एस आई यूनिट है इसको हम बिक्वेरल कहते हैं, और 1 बिक्वेरल बराबर है डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, या डीके पर सेकेंड, या सिंपली कहें डीपीएस। इसको हम पढ़ते हैं डीके पर सेकेंड, डीपीएस, और कहीं पर ये लिखा हुआ मिलेगा काउंट पर सेकेंड। ये इसका एसआई यूनिट है एक्टिविटी का, काउंट पर सेकेंड। इस हिसाब से अगर आपसे पूछे कि एक्टिविटी का, तो ये आपके पास एसआई यूनिट है। याद रखना इस एक्टिविटी का ओल्ड और एक ट्रेडिशनल यूनिट भी है। आप लिखेंगे द ओल्ड यूनिट या ट्रेडिशनल यूनिट ऑफ एक्टिविटी इज, ये आपके पास क्या है, उसे हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड क्यूरी। क्यूरी इसका ओल्ड यूनिट है।
और जैसे कि आपको बता देना चाहता हूं कि 1 क्यूरी, ये आपके पास बताया जाता है कि 1 क्यूरी कितने बिक्वेरल के बराबर है। तो ये वैल्यू याद रखना, अक्सर टेस्ट में पूछी गई है वैल्यू 3.7 इंटू 10 पावर 10 बिक्वेरल के बराबर है। ये कांस्टेंट वैल्यू है स्टूडेंट, आपकी बुक में लिखी हुई नहीं है, पर अक्सर टेस्ट के अंदर इसकी वैल्यूज पूछी जाती है कि 1 क्यूरी आपके पास अगेन इज अ यूनिट ऑफ एक्टिविटी होता है। इसके अलावा एक और यूनिट होता है, इसका जो अनदर यूनिट होता है, अनदर यूनिट वो आपके पास अगर देखें इज रदरफोर्ड। इसका एक और यूनिट होता है रदरफोर्ड, जिसे हम आर डी करके लिखते हैं। 1 रदरफोर्ड 10 पावर 6 बिक्वेरल के बराबर है। 1 रदरफोर्ड 10 पावर 6 बिक्वेरल के बराबर है। इस वैल्यू को आपको बता देना चाहता हूं, ये भी आपके पास वैल्यू है 1 रदरफोर्ड। तो ये 10 पावर 6 बिक्वेरल, तो ये आपके पास एक्टिविटी के मुख्तलिफ यूनिट्स थे जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। ये आपके पास, तो ये चीज याद रखना कि यहां पर मैंने आपको समझा दिया है कि लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियोइसोटोप्स क्या होता है। दूसरी बार में मैंने आपको बता दिया कि लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, रेडियो एक्टिव के अंदर कौन कौन से फार्मूलाज आपके सामने हैं वो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है। उसके बाद एक्टिविटी के बारे में समझा दिया है। अब जो चीज मुझे समझानी है वो है हाफ लाइफ। तो मैं अभी यहां पर स्टार्ट कर दूं, ऑफ करना है। अच्छा, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने ये स्टडी कर लिया है कि लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव क्या है और एक्टिविटी क्या है, एक्टिविटी के यूनिट्स कौन कौन से थे और एक्टिविटी का फार्मूला क्या था। अब जिस चीज के बारे में बताना चाहता हूं उसे हम नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ। हाफ लाइफ, ये बेसिकली इसे हम कह सकते हैं, इट इज अ ड्यूरेशन या पीरियड in which half of the radioisotopes will be decayed. Half of the radioisotopes एक ऐसा ड्यूरेशन जिसमें आधा जो रेडियोआइसोटोप से वो डीके हो जाए, उस ड्यूरेशन को हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का जो फार्मूला है, ये मैंने फार्मूला लिखा था n अपॉन n नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी, ये हमारे पास इक्वेशन है। आपने क्या करना है कि अगर मैं कहूं कि अगर n की वैल्यू n नॉट अपॉन 2 हो जाए, मतलब कि 50% हो जाए, और जो आपका जो टाइम पीरियड था एंड टाइम पीरियड आपके पास हाफ हो जाए, इसे हम हाफ लाइफ के बराबर कर रहा हूं। क्योंकि ये चीज मैंने आपको बताई थी कि अगर आपके पास तादाद 50% कम हो जाए, 50% कम हो जाए, तो आप एक काम करेंगे, ये वैल्यू यहां पर पुट करेंगे एन नॉट अपॉन 2 डिवाइडेड बाय एन नॉट ई पावर माइनस लैम्डा को आप ई पावर माइनस लैम्डा टी हाफ लिख सकते हैं। एन नॉट से एन नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल, 1/2। इस वैल्यू को अगर मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि ऊपर टर्म माइनस में नीचे आकर क्या हो जाएगी, प्लस में जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो आपको लेने आता है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में आप लिखेंगे ई लैम्डा टी हाफ बराबर है 2, आपने यहां पर रख देना है। जब आप इसे 2 को यहां रखेंगे तो टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, इन दोनों साइड पे अगर नेचुरल लॉग लेंगे तो ये वाली वैल्यू तो एल, क्योंकि नेचुरल लॉग इस टर्म का लेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास ये फार्मूला ऐसे बचेगा और इस तरफ टर्म आ जाएगी ln2। क्योंकि नेचुरल लॉग इस तरफ लेंगे तो एंटी लॉग और लॉग दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इधर जो टर्म आएगी ये हम लिखेंगे ln2। तो ये फार्मूला याद रखना कि ये जो मैंने आपके सामने फार्मूला बताया, डीके कांस्टेंट को हाफ लाइफ से जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ डीके कांस्टेंट इन हाफ लाइफ इज इक्वल टू ln2। और जैसा कि आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि हाफ लाइफ, डीके कांस्टेंट और हाफ लाइफ को जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, ln2 की वैल्यू जो होती है 0.693 के बराबर होती है। किसके बराबर है,
0.693 0.693 आपके सामने कैलकुलेटर में से सॉल्व करेंगे तो आपके पास ln2 की वैल्यू जो होती है 0.693 एंड देन ये जो फार्मूला है कि अगर आपको हाफ लाइफ चाहिए तो हम कहेंगे हाफ लाइफ बेसिकली 0.693 अपॉन डी के कांस्टेंट के बराबर है। ये फार्मूला आपके पास हाफ लाइफ का है जो हम कैलकुलेट करते हैं। इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स को ये फार्मूला बताना चाहता हूं कि हाफ लाइफ निकालने का ये भी फार्मूला का है, सिर्फ उस एलिमेंट में डी के कांस्टेंट की वैल्यू दी जाए तो आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपके सामने ये कहा जाए कि इफ लैम्डा की वैल्यू, इफ डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट इज constant is 69.3 या फिर 6.93 इंटू 10 पावर 4 पर सेकेंड के बराबर है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ हाफ लाइफ। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ हाफ लाइफ तो क्या होगा, ए 10 पावर 3 सेकेंड, बी, अच्छा ये एक काम कर रहा हूं यहां पर मैं लिख रहा हूं 69.3 69.3 इंटू 10 पावर 4, 10 पावर आपके पास -4 सेकेंड, बी ये सी आपके पास क्या होगा 10 पावर -3 सेकेंड, डी ऑप्शन होगा 10 पावर -5 सेकेंड। ऊपर वाले फार्मूले से आपने इसका आंसर निकालना है। टेन पावर 3 सेकेंड, 10 पावर 3 सेकेंड सॉल्व करें, क्या होगा, ए और सी सेम है, थोड़ा सा फर्क है, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है। बिल्कुल इजी, आप इसे कर सकते हैं, कोई इसे मुश्किल नहीं है। फार्मूला बिल क्या है, आपने सिर्फ ये करना है कि वैल्यूज को चेक करना है कौन से होगी वैल्यूज। आप स्टूडेंट्स अगर इसका आंसर निकालना चाहते हो तो ये बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसका आंसर हमें निकालने के लिए मैं आपको पहले ये बता देना चाहता हूं कि जो आप हाफ लाइफ निकालना चाहते हैं, जो आप हाफ लाइफ निकालना चाहते हैं वो आपके पास वैल्यू 0.693, अगर आप इस वैल्यू को अगर आप देखें 0.693, इसका जो आंसर आएगा इसमें, एक मिनट, ये चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूं इसमें कैसे आंसर होगा। देखिए ये वैल्यू है 0.693, ऊपर जो वैल्यू लिखी हुई है ये आपके पास 69.3 इंटू 10 पावर 4 है। आप एक काम करें कि इसे हम लिखते हैं 69.3 इंटू 10 पावर 4 सेकेंड। अगर मैं इन दो डेसिमल को पीछे लेकर आता हूं, अगर मैं इन दो डेसिमल को पीछे लेकर आता हूं तो t 0.693, ये वैल्यू इधर लेकर आए तो ये 0.693 इंटू 10 पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सिर्फ ये मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो मैंने आपको पहले सॉल्व करके बताया था ये हमारे पास कंडीशन है। अब आपके पास ये टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल, तो इसका आंसर होगा टी हाफ लाइफ 10 पावर -6 सेकेंड। उस हिसाब से करते तो उस हिसाब से आपके पास अगर ये वैल्यू में नहीं, इसमें नन ऑफ दिस पे मैंने ऑप्शन बताया आपके पास, अगर मैं 6.93 रखता जो मैंने शुरू में वैल्यू रखी थी तब मेरा आंसर क्या होता 10 पावर -5 सेकेंड। ये जो मैंने 669.3 लिखा है ना,
अगर मैं 6.93 लिखता तब मेरा आंसर क्या होता? इस तरह से ये होता। कैसे सर? आपके पास अगर देखा जाए तो डीके कांस्टेंट की वैल्यू मैं 6.93 इंटू 10 पावर 4 रखता हूं, ये सेकेंड इनवर्स है। पूछ रहा हूं कि हाफ लाइफ की वैल्यू क्या होगी। आप स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आपके पास टी हाफ 0.693 और ये बराबर है 6.93 इंटू 10 पावर 4। इस डेसिमल को यहां ले जाएं तो 0.693 इंटू 10 पावर प्लस 5 हो जाएगा। ये टर्म क्या हो जाएगी? कैंसिल। और इस हिसाब से 10 पावर 5 पर क्या आ जाएगा? 10 पावर -5 सेकेंड के बाद। तो ये कैलकुलेशन कर सकते हो कि अगर यहां पर 69.3 का 6.93 होता तो मेरा आंसर कौन सा होता? डी ऑप्शन होता। अब ये मैंने हाफ लाइफ से रिलेटेड चीज बता दी है। अब ये आखिरी चीज बता रहा हूं, मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी। सही है, इंजीनियरिंग वालों, मेडिकल वालों के पास ये टॉपिक इंक्लूडेड नहीं है, पर एक बात बता देना चाहता हूं, मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी के बारे में थोड़ा सा आइडिया होगा आप लोगों के पास। क्या होता है मास डिफेक्ट? अगर सिंपली हम ये बात कहते हैं कि अगर ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस से बाहर हो तो तब इनके दोनों के मासेस का सम लिया जाए, और यही प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर हो तो उसका मास लिया जाए। तो क्या आपके मुताबिक इन दोनों का मास सेम होगा? अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है तो टोटल न्यूक्लियस का मास, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर है तो उन दोनों के मासेस को सम करके उन दोनों का मास। तो बताओ क्या ये दोनों मास इक्वल होंगे? ये बात आपको बता देना चाहता हूं कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन जब इंडिविजुअल स्टेट्स के अंदर होंगे तो ये मास इनका स्लाइटली ज्यादा होता है उस स्टेट में जब ये न्यूक्लियस की फॉर्म में हो। आप कहेंगे जब भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपको न्यूक्लियस के अंदर मिलेंगे तो इनका स्लाइटली मास कम हो जाता है, और जो स्लाइटली मास कम हुआ है उस डिफरेंस ऑफ मास को मास डिफेक्ट कहते हैं। क्योंकि जो मास आपके पास कम हुआ है प्रोटॉन न्यूट्रॉन जब वो न्यूक्लियस में आते हैं तो वही मास अपेयर हो जाता है न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी के अंदर। ये बात आपको बता देना चाहता हूं, आइंस्टाइन कहता है कि मास कन्वर्ट होता है किस फॉर्म के अंदर? एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो आप ये कह सकते हो कि मास डिफेक्ट क्या है? मास डिफेक्ट एक डिफरेंस है। मास डिफेक्ट एक डिफरेंस है किसका? अभी कह सकते हैं इट इज द डिफरेंस ऑफ इट इज द डिफरेंस ऑफ सम ऑफ masses of individual nucleons to the combined mass of nucleus। ये पॉइंट मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मास डिफेक्ट को डेल्टा एम से जाहिर करते हैं। ये एक डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है? मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये इसका आपके पास दोनों का मास, एमपी मास ऑफ प्रोटॉन को जाहिर कर रहा है, मास ऑफ प्रोटॉन इन ए व्यू, एमएन जाहिर कर रहा है मास ऑफ न्यूट्रॉन इन एमयू। इसका डिफरेंस ले कंबाइंड मास ऑफ न्यूक्लियस से, और ये हम कह सकते हैं मास ऑफ न्यूक्लियस। Z एटॉमिक नंबर, n नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को जाहिर कर रहा है। ये कंडीशन याद रखना कि ये जो आपके पास हिस्सा होता है, ये पॉइंट मैं आपको बता दूं कि जब प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये वाला जो हिस्सा होता है हमेशा ये ज्यादा होता है किससे? कंबाइंड मास ऑफ न्यूक्लियस से। हमेशा ये बात आपको बता देना चाहता हूं कि मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इंडिविजुअल स्टेट में होंगे तो उनके मासेस का सम लें, और जब वो न्यूक्लियस के अंदर होंगे वो मास लें।
इन दोनों को अगर हम उठाएंगे तो याद रखना ये मास इसके मुकाबले में ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास यहां जो डिफरेंस आएगा, तो स्लाइटली डिफरेंस आता है, वो डिफरेंस आपका अपेयर हो जाता है किस फॉर्म के अंदर, उस फॉर्म को हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड, ये कौन सी एनर्जी है? बाइंडिंग एनर्जी। पॉइंट मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मास डिफेक्ट ये वो स्मॉल डिफरेंस है, और वही स्मॉल डिफरेंस अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन वो अपेयर हो जाता है बाइंडिंग एनर्जी के अंदर। हम कह सकते हैं द इक्विवेलेंट एनर्जी, द इक्विवेलेंट एनर्जी गेन फ्रॉम मास डिफेक्ट, वो एनर्जी जो आपको मिलती है मास डिफेक्ट से, उस एनर्जी को कहते हैं दैट इज कॉल्ड, उसे हम क्या नाम देते हैं? दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी को हम ये कह सकते हैं एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्प्लिट अ न्यूक्लियस और बाउंड द न्यूक्लियॉन्स इज कॉल्ड, इस एनर्जी को क्या कहते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। किसी न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए या किसी न्यूक्लियॉन को आपस में जोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन बाइंडिंग एनर्जी कैन बी डिटरमाइंड बाय, जो भी स्मॉल मास डिफेक्ट आया होगा उसे मल्टीप्लाई कर देंगे सी स्क्वायर से, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है। और इस सिचुएशन के मुताबिक जो आपके पास ये जो एनर्जी होती है डेल्टा एम का फॉर्मूला मैंने वहां पर लिखा है जेड एम पी माइनस ये प्लस एम एन माइनस कैपिटल एम, और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? सी स्क्वायर। एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहां पर जो सी स्क्वायर होता है, सी स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन यू। एक कंडीशन के मुताबिक न्यूक्लियर फिजिक्स में आपको ये चीज बता देना चाहता हूं कि जो सी स्क्वायर की जो वैल्यू होती है उसे इन टर्म्स ऑफ एनर्जी सी स्क्वायर की वैल्यू को हम लिखते हैं 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन, इसे आप एएमयू भी लिख सकते हैं या सिंपली कहें यू लिखें। ये पॉइंट याद रखना, न्यूक्लियर फिजिक्स में सी स्क्वायर की वैल्यू 3 × 10⁸ नहीं लिखेंगे, ये वैल्यू होती है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन यू। और मेहरान यूनिवर्सिटी के अंदर आपके पास जो इंजीनियरिंग वालों के पास एक एमसीक्यू अक्सर आता रहता है कि 1 U इज इक्वल टू हाउ मच एनर्जी, मतलब कितनी एनर्जी हमें एक एएमयू से या एक एटॉमिक मास यूनिट कितनी एनर्जी हमें देता है। 1 AMU कितनी एनर्जी हमें मिलती है? 1 AMU इज इक्वल टू हाउ मच एनर्जी। तो इसके लिए आप एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो कि आपके पास mc स्क्वायर, इस वैल्यू को एनर्जी अगर आपने निकालनी है तो एनर्जी की वैल्यू आप यहां पर रखोगे 1U, क्योंकि आपके पास ये फार्मूला है mc स्क्वायर E1, ये हो गया 1U, इसको मल्टीप्लाई कर दे 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन यू, यू से यू क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो ये वैल्यू याद रखना 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपके पास कई दफा टेस्ट में आ चुका है। अगर आप पास पेपर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के सॉल्व करोगे तो कहीं ना कहीं आपको ये सवाल मिलेगा जिसमें पूछा जाएगा कि एक यू कितनी एनर्जी रिलीज करता है, वो एनर्जी होती है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन। तो ये हम यहाँ पर एंड करते हैं। ये हमारा टॉपिक था जिसमें हाफ लाइफ और मास डिफेक्ट के बारे में आपको बताया। सही स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।